Hello friends, welcome to Conceptify. My name is Ravi Jain and here we make all your concepts crystal clear. Today we are starting a new subject which is modern Indian history, and I will try to cover this subject from the book which is very famous, everybody knows, and that is Modern Indian History by Spectrum. And सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसे सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मैं 5 ब्लॉक में डिवाइड करता हूं स्पेक्ट्रम को। फर्स्ट इज कंसोलिडेशन। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि फॉरेन पावर्स के साथ डील किया, फॉरेन पावर्स के साथ। तो वॉर विथ फॉरेन पावर्स, ऑलराइट। जैसे फ्रेंच हुए, डच हुए, तो इनके साथ में उनके वॉर्स हुए। पहला तो ये। सेकेंड इज दे fought with local powers और इंडियन पावर्स। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन होगा, ब्रिटिशर्स आएंगे और धीरे सबसे पहले वो यूरोपियन पावर जो उनके राइवल्स हैं उनके साथ वॉर करेंगे। जब उन्होंने यूरोपियन पावर को साइडलाइन कर दिया, फिर वो इंडियन जो लोकल रूलर है, जैसे मैसूर है, बंगाल है, मराठास हैं, सिख्स हैं, इनके साथ डील करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे इसके रिजल्ट में कि वो टेरिटरी एक्वायर करना शुरू करेंगे। टेरिटरी, सॉरी, इट्स टेरिटरी। तो जब वो टेरिटरी एक्वायर कर लेंगे तो सेकंड पार्ट जो आएगा स्पेक्ट्रम का, ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो आएगा स्पेक्ट्रम का वो आएगा ब्रिटिश पॉलिसी। जब टेरिटरी एक्वायर कर लिया आपने तो उसको टेरिटरी को गवर्न करने के लिए कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे। तो यहां सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़ेंगे चार्टर एक्ट्स फ्रॉम 1773 टू 1853, और उसके बाद में जब 1857 का रेवोल्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद में 1862 के जो काउंसिल एक्ट्स आएंगे, फिर 1892 का आएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो ऐसे एक जर्नी चलेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की चलेगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आएंगे यहाँ, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, व्हाट वाज देयर इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनको जो टेरिटरी एक्वायर करने के बाद में ब्रिटिश को जो हेल्प कर रहा था, कौन कर रहा था, मिलिट्री, पुलिस, ठीक है, मिलिट्री, पुलिस। फिर सिविल सर्विसेज, जुडिशरी। सो ऑल वर हेल्पिंग और असिस्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। जुडिशरी हो गया। फिर इनकी कुछ एजुकेशन पॉलिसीज थी और प्रेस। तो ये ब्रिटिश पॉलिसीज हो गई। तो पहला ब्लॉक क्या बताया मैंने, कंसोलिडेशन, और सेकंड ब्लॉक क्या बताया मैंने, ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है। तो टेरिटरी एक्वायर कर ली उन्होंने पहले फेज में, पहले ब्लॉक में। सेकंड में उन्होंने क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट की, जो हम इन सब की देखेंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम में जो चैप्टर्स हैं वो इस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 2 हो गए। अब थर्ड पे जाते हैं वापस। तो तीसरा ब्लॉक क्या है, थर्ड ब्लॉक इज इनके अगेंस्ट में, इनके रिएक्शन में कुछ मूवमेंट्स होते हैं। तो मूवमेंट इज थर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो मूवमेंट एक तो होता है मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी इंडियंस के अगेंस्ट में, दैट वाज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होंगे, काफी बड़े बड़े 2 चैप्टर्स हैं स्पेक्ट्रम में, उनको पढ़ना पड़ेगा। अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या होते हैं, सिपाही म्यूटनी होती है, ठीक है। 1857 का रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, पीजेंट मूवमेंट्स होते हैं, काफी फेजेज में अपन को पढ़ने पड़ेंगे पीजेंट मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो ये मूवमेंट का एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो एक ब्लॉक ये हो गया, थर्ड। अब इसके बाद में चलते हैं फोर्थ ब्लॉक पे। तो फोर्थ ब्लॉक होगा वो होगा मेन मूवमेंट, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में
कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, उसको अपन पढ़ेंगे 5 फेज में। फर्स्ट फेज इज स्वदेशी, देन होम रूल एंड एनसीएम, देन सीडीएम, देन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। कुछ मूवमेंट्स रॉयल नेवी म्यूटिनी का जैसे होता है, तो ये 5 फेजेज में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 ब्लॉक मैंने बता दिए। और 5th जो ब्लॉक है वो क्या है कि जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो फाइनल सेटलमेंट क्या होगा इंडिपेंडेंस के बाद में, जैसे रेड क्लिफ बाउंड्री अवार्ड, माउंटबेटन प्लान, वो सब फाइनल सेटलमेंट। तो 5 ब्लॉक में हमको पढ़ना है। पहला ब्लॉक क्या है? फर्स्ट ब्लॉक इज कंसोलिडेशन, ठीक है। सेकंड ब्लॉक इज ब्रिटिश पॉलिसी, थर्ड ब्लॉक इज मूवमेंट्स, फोर्थ ब्लॉक इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि पढ़ेंगे 5 फेजों में, एंड 5th इज फाइनल सेटलमेंट। तो ये 5 ब्लॉक में आपको जो स्पेक्ट्रम है उसको अच्छे तरीके से डिवाइड करनी है। कंसोलिडेशन में मैंने डिटेल में बताया, वो चैप्टर्स एक साथ पढ़ने हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज के चैप्टर एक साथ पढ़ने हैं, मूवमेंट के एक साथ पढ़ने हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक साथ पढ़ने हैं और फाइनल सेटलमेंट के एक साथ पढ़ने हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर दूसरा ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर है वो है कि बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट आर द रीजन कि लगभग 1700 के बाद से इंडिया गुलाम होने लगा या ब्रिटिश के कंट्रोल में आने लगा, तो यहाँ धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म फैलने लगा। तो उसके रीजन क्या थे कि अचानक से अब इंडिया अवेक होने लगा या इंडिया की नेशनल कॉन्शियसनेस जगने लगी। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन ये था कि कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे इंटरेस्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। जो कॉलोनियल पॉलिसी होती है वो हमेशा जो मदर कंट्री होती है उसके इंटरेस्ट में होती है। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटर कौन होता है? मदर कंट्री। तो मदर कंट्री कौन थी? यूके, इंग्लैंड। और जो एक्सप्लॉइटेड थे वो थे इंडियंस। अब ये सेक्शन, ये जो मदर कंट्री है वो चाहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से ले, एक्सप्लॉइट करें, और ये इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो हमेशा कंट्राडिक्शन रहेगा इन दोनों के इंटरेस्ट में। जैसे मैं बताऊं कि इंडियन की जो टेक्सटाइल है, जो वहां जाते थे उन पे 400% 200% की ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था। ठीक है, अब चूंकि क्योंकि ये इंडियंस के कपड़े थे इसलिए लगता था, जबकि ब्रिटिशर्स के जो मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ्स आते थे उन पे नहीं लगता था। तो ये क्या इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मदर कंट्री है और इंडिया की जो कंट्री है उनमें कॉलोनियल में कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि कॉलोनियलिज्म की बेसिक आइडियोलॉजी ये है, जो उपनिवेशवाद की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो हमेशा यही कहती है कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। भाई दो इंसान है, एक एक्सप्लॉइटर है और एक्सप्लॉइटेड है, तो जो पॉलिसीज बनेगी वो हमेशा एक्सप्लॉइटर के फेवर में बनेगी, एक्सप्लॉइटेड के फेवर में कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन किसमें था? इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल था, उसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ जाती है, पॉवर्टी। तो इंडिया के जितने भी सेक्शन थे, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे आर्टिजन हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्समैन हो, वर्कर हो, इंटेलेक्चुअल हो, एडुकेटेड हो, सबके इंटरेस्ट थे वो इंपैक्ट हुए थे ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, देयर वाज कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड इज कि इंडिया वाज डिवाइडेड सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अर्लियर। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया में जो पॉलिसीज लाई, ब्रिटिश पॉलिसीज जितनी भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, तो इनसे क्या हुआ कि इंडिया में एक यूनिटी क्रिएट हुई। वो पॉलिटिकल यूनिटी थी, वो सोशल इकोनॉमिक यूनिटी थी, वो इकोनॉमिक यूनिटी थी, या फिजिकल ज्योग्राफिकल यूनिटी थी। तो इनसे क्या हुआ कि इंडिया कनेक्ट होने लगा, एंड वंस
people of certain territories started to connect, they create feeling of oneness, they create feeling of patriotism. So the national consciousness which was sweeping earlier or which was divided, that we are from certain state, we are from certain state, so there was as an element of factionalism or regionalism कि मराठा रीजन है, सिख रीजन है, बंगाल रीजन है, but the regionalism was dominated by the feeling of nationalism. तो nationalism जब regionalism से ऊपर चले जाएगा, then it creates the environment of unity. ठीक है, तो political, administrative and economic unification of country, तो ये स्टार्ट होने लगा. तो यूनिफॉर्म रूल ऑल इंडिया लार्जर देन इन पास्ट. तो मुगल पीरियड में या मौर्यन पीरियड में जितना टेरिटरी थी, जैसे मुगल में साउथ में नहीं आती टेरिटरी उनकी, उससे भी बड़ा एरिया पूरा इंडिया टेरिटरी में आ गया. जैसे नॉर्थ में सिख एरिया हो गया, मराठा, मैसूर, बंगाल, तो ये पूरा इंडिया एक बार क्या कर रहे हो, आप एक सेंट्रल अथॉरिटी डाल रहे हो, और सेंट्रल अथॉरिटी जब डाल देते हैं तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तो हो गया. ठीक है, प्रोविंस में भी डायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया, तो पॉलिटिकल यूनिटी यहां से आती है, पॉलिटिकल यूनिटी. फिर जो आपके असिस्टिंग ऑर्गन्स हैं, जैसे सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, इनको भी आपने यूनिफॉर्म कर दिया कि यूनिफॉर्म पॉलिटिकल सिस्टम था, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी. जैसे जिस रूल से नॉर्थ इंडिया गवर्न हो रहा था, उसी से साउथ इंडिया भी गवर्न हो रहा था, या ईस्ट हो रहा था या वेस्ट हो रहा था. तो जब टेरिटरी, किसी एक टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन सेम है हर जगह, लॉ सेम है, रूल सेम है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी क्रिएट करता है. ठीक है, फिर साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि कॉमन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज आ गए थे. इंडियन पिनल कोड 1860 में आया, क्रिमिनल कोड आया. तो उससे क्या होगा कि जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि एक व्यक्ति ने, वन पर्सन हैज कमिटेड मर्डर इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, बट दे आर अंडरगोइंग सेम पनिशमेंट अंडर सेम सेक्शन ऑफ लॉ, that is 302. It means they are connected. Okay, so it created administrative unity. ठीक है, अब फिर जो ज्योग्राफिकल यूनिटी कैसे आती है? ज्योग्राफिकल यूनिटी आती है थ्रू द एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी. जैसे आज के रीजन में देखिए कि साउथ एशिया में कनेक्टिविटी को डेवलप करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. तो कनेक्टिविटी क्या होती है कि कनेक्टिविटी जितनी आसान होती है उतनी ज्यादा ही पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होता है. भाई क्या होता है कि पीपल टू कॉन्टेक्ट को अगर बढ़ाना है तो कनेक्टिविटी चाहिए. जैसे इंडिया रशिया को भी कनेक्ट करना है तो या तो पाकिस्तान के साथ रूट जाए, या हम जो ग्वादार के उसके थ्रू बना रहे हैं, जारंग डेलराम हाईवे के थ्रू बना रहे हैं. तो कनेक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट. तो अब ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, they started developing transport, railway system, telegraph system, communication system. But their different effect or side effect was that Indians were connected. People from North India can travel to South India and west to east. And from communication, the telegram came. So they can communicate. It created geographical unity. All right, so it created geographical unity through railway, road, electricity, telegraph. So modern mean of transport and communication. All right, this was the third. Fourth is economic linkage. भाई geographical unity हो रही है, political unity हो रही है, और India was under common economic policy of colonialism. Now fourth is economic linkage. अब इंडिया में टेरिटोरियल यूनिटी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई यूनिटी, और ज्योग्राफिकल यूनिटी हो गई. एंड इंडिया वाज अंडर कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज कॉलोनियलिज्म. ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट थे, उनके लिए तो इंडिया की इकोनॉमी काम कर रही थी. तो इंडिया की इकोनॉमी पे जो इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की एंटायर इकोनॉमी वाज सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, सो द इंपैक्ट ऑफ दैट पॉलिसी इज सेम. Poverty everywhere in India, famine everywhere in India, prices rise, inflation everywhere in India. It means that people from North India was similarly affected by South Indian people with same fate. तो ये क्या हो गया कि अब ये चीज एक बाद में आएगी न्यूज़पेपर्स में.
यहाँ भी कनेक्ट होगा, यहाँ भी कनेक्ट हो गया। तो 4 चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले पॉलिटिकल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, देन ज्योग्राफिकल यूनिटी एंड इकोनॉमिक लिंकेज, इकोनॉमिक यूनिटी। तो ये चारों चीजों से एक क्या होगा, यूनिटी क्रिएट हो गई। अब जो हम कह रहे हैं कि इंडिया की नेशनल कॉन्शियसनेस विच वर स्लीपिंग अर्लियर, हाउ इट अरोज्ड साइमल्टेनियसली। So first we have seen the contradiction in Indian interest and colonial interest. उससे क्या हुआ कि इंडिया का हर सेक्शन इंपैक्ट हुआ। नेशनलिज्म को जगने की एक सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि कॉमन एनिमी। जैसे पाकिस्तान हमारा कॉमन एनिमी है, चाइना हमारा कॉमन एनिमी है, तो इंडिया का हर सेक्शन को यूनाइट करना आसान हो जाएगा। बालाकोट के बाद में देख लीजिए कि सब यूनाइट नहीं हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो क्यों यूनाइट हो जाते हैं? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एंड नेशनलिज्म इज अ एसेंशियल फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू इंपैक्ट और फियर ऑफ कॉमन एनिमी। तो कॉमन एनिमी क्या है? ब्रिटिशर्स। तो इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिटी क्रिएट हुई। अब आता है कि वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उसमें क्या होता था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स। अब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जब आया और हमारे कुछ लोग इंग्लैंड जाते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो लिबर्टी का आइडिया है। मोंटेस्क्यू हुआ, रूसो हुआ, वोल्टेयर, इनकी क्या होती है, मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं। तो मॉडर्न फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक, दे हैड टॉक्ड अबाउट आइडिया ऑफ लिबर्टी इन देयर बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने कहा कि लिबर्टी होनी चाहिए। इंडिया में आके देखा कि लिबर्टी नहीं है, यहाँ पे तो गुलामी है, फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही है, मॉडर्न आइडियाज का इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे एक आइडियोलॉजी है फेमिनिज्म, जो वुमेन राइट की बात करती है। तो फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी ने इंपैक्ट किया है वुमेन राइट्स को या वुमेन सोशल मूवमेंट्स को। तो कोई भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी आती है या मॉडर्न विचार आते हैं, जो आधुनिक विचार, वो हमेशा एक सोच को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, इसने क्या किया, न्यू डायरेक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल थिंकर बाय वेस्टर्न फिलोसोफर्स। मैंने अभी नाम बताया, जॉन लॉक, वोल्टायर, जे.एस. मिल, ये सब स्पिनोजा, ये सब थिंकर्स थे जिनकी बुक्स पढ़ते थे और उस बुक में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया होता था। जैसे यूडीए चार्मिंग आइडिया है, मैन आर बोर्न फ्री, इक्वल इन राइट एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी। अच्छा, बराबर होते हैं, तो फिर वाई ब्रिटिश आर इंडियन आर नॉट सेम। तो ये आइडियाज क्रिएट होते हैं, एक आपकी सोच विच वाज मिडाइवल इन नेचर। मिडाइवल थिंकिंग क्या होती है कि इंडियन है, जो रूलर है और रूल्ड है, उनमें इनइक्वालिटी रहेगी, प्रिविलेज सेक्शंस रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न थिंकिंग क्या है, इक्वालिटी, लिबर्टी। तो न्यू डायरेक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग बाय वेस्टर्न फिलोसोफर्स। तो मॉडर्न आइडियाज थे जैसे रैशनल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, नेशनल आइडियाज, इक्वालिटी, लिबर्टी, justice. These were ideas. They are modern ideas which has influenced. अब जो मॉडर्न सोसाइटी है वो वेस्ट में पहले आती है, ईस्टर्न सोसाइटी में बाद में आती है। इंडिया में, चाइना में या पाकिस्तान में, जो भी ओरिएंटल कंट्री जिन्हें ईस्टर्न कंट्री कहा जाता है। मॉडर्निज्म पहले आता है वेस्ट में, इंग्लैंड में, यूरोप में आता है। ठीक है, तो ये तो हुए रेशनल या रेडिकल आइडियाज, वेस्टर्न आइडियाज। अब आता है कि एक लैंग्वेज होता क्या था कि नदर्न इंडिया की लैंग्वेज अलग है, हिंदी है, सदर्न इंडिया की अलग है, तेलुगु, तमिल। ठीक है, तो इनकी लैंग्वेज, मलयालम, अलग अलग लैंग्वेज है। अब आपने ज्योग्राफिकल यूनिटी कर दी, यानी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अलाउ कर दिया। पीपल फ्रॉम सदर्न टू नदर्न, दे वर कमिंग एंड दे वर इंटरेक्टिंग थ्रू विच लैंग्वेज। इट मींस इट रिक्वायर्स लिंगुआ फ्रैंका। यानी लिंगुआ फ्रैंका क्या होती है कि particular language different from their original language or primary tongue through which people can interact or people can communicate. So English became lingua franca to communicate. ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन ने 5 पढ़ा, यहाँ लिखे लैंग्वेज यूनिटी या इंग्लिश had become the lingua franca. lingua franca का मतलब क्या होती है, कॉमन नॉलेज, कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश बन गई अपनी ये।
अब इंग्लिश एडुकेटेड जो क्लास थे उन्होंने बनाया मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। मिडिल क्लास का देखिए, सोसाइटी में हमेशा एक रिच क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, पुअर क्लास होती है। तो मिडिल क्लास हमेशा एक आइडियोलॉजी प्रोवाइड करती है, लीडरशिप प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री में। चाहे वो आज की एज में देख लीजिए, जैसे नरेंद्र मोदी है, ही कम्स फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ही डजंट कम फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड। तो लीडरशिप का जो काम होता है हर सोसाइटी में मिडिल क्लास का होता है। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का मतलब है जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज हो रही है उन पे अपना व्यू दे सके। सपोज देयर वाज इन्फ्लेशन, so people started interacting each other that why the price is rising. They started, जो मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया है यही तो डिमांड करेगा ब्रिटिशर्स से, और जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है वही तो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखेगा, न्यूज़पेपर डेवलप करेगा, प्रेस डेवलप करेगा, स्कूल्स डेवलप करेंगे या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डेवलप करेंगे। तो मिडिल क्लास की जो इंटेलिजेंसिया है उसका रोल यही है, ठीक है। तो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया हमेशा क्या करता है, तो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और साथ के साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट या एक अपनी जनरल ओपिनियन क्रिएट करता है। तो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी मूवमेंट पढ़ो उसमें हमेशा मिडिल क्लास का एक रोल होता है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन थे, रूसो, वोल्टायर, देयर आइडियाज इम्पैक्टेड पीपल। भाई लोगों के पास क्या होता है कि एक लीडर चाहिए जिसको कुछ ना कुछ नॉलेज हो जो इम्पैक्ट कर सके, ठीक है। तो इंग्लिश क्या बन गई, कॉमन लैंग्वेज, और मिडिल क्लास इंटेलिजेंस डेवलप होता है। उसको क्या था, अंग्रेजी की समझ थी, दूसरी बात उसने वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा हुआ था, साथ ही साथ उसने वेस्टर्न कंट्रीज देखे हुए थे। तो तीन चीजों की वजह से जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है उसने भी नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप करने की कोशिश की, ठीक है। तो तीन हमने पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट, सेकंड इज पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिकल यूनिटी। फिर हमने देखा इंग्लिश थी मिडिल क्लास की, इंग्लिश लैंग्वेज बन गई, उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा और साथ ही साथ उन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अभी प्रेस एंड लिटरेचर। अब मिडिल क्लास इंटेलिजेंस डेवलप हो गया, वो अपने व्यूज कहाँ आएगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, वो हमेशा एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है डेमोक्रेसी का, बिकॉज लर्नड पीपल और इंटेलिजेंट पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। अब कहाँ से व्यू करेंगे, उस समय की सोसाइटी में व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया तो था नहीं, तो थ्रू प्रेस, दैट इज न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर्स। तो इसलिए देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हैं, नेहरू हुए, गांधी हुए, ये सब हमेशा कोई ना कोई न्यूज़पेपर लिखा है। एक चैप्टर होगा उसमें देखेंगे कि किसके कौन से न्यूज़पेपर हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो बिगेस्ट टूल है इन फ्रीडम ऑफ इन डेमोक्रेसी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो डेमोक्रेसी का एसेंशियल एक ऑर्गन है। इट मीन्स दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट थ्राइव और फंक्शन विदाउट आइडिया ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच। इसलिए तो फ्री स्पीच पे बहुत फोकस दिया जाता है डेमोक्रेसी में। इसलिए फ्री स्पीच से डरती है गवर्नमेंट हमेशा, इसलिए फ्री स्पीच पे हमेशा कंट्रोल करेगी। से अपन लिटन की पॉलिसी देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखेंगे, तो वो कंट्रोल करना चाहेगा वर्नाकुलर लिटरेचर्स को, न्यूज़पेपर्स को। तो प्रेस और लिटरेचर एक है ना बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया होता है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में छपेगा कोई चीज, तो उस समय क्या होते थे, लोग इतने पास लिटरेसी नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन के साधन इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो कहाँ पढ़ते थे। जैसे एक चाय की कोई थड़ी है, उस पर लोग खड़े हो गए, एक जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है उसने 50 लोगों को पढ़ के सुना दिया, तो कम्युनिकेशन हुआ ना, तो अवेयरनेस कैसे जनरेट होगी। जैसे कि आज महंगाई बढ़ गई, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर दिया। तो इट इज प्रेस एंड लिटरेचर। तो जैसे मैंने बताया कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंस आता है 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी 1850 के बाद, 1850 के बाद, ठीक है। तो इंडियन ओन्ड इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर डेटा देखें तो 1877 में 169 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे। अब इसलिए तो क्या आएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
लिटन का। ठीक है, तो समझो 1877 में उस समय पे जहां पर बहुत कम कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन था, उस समय 169 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे 1877 में। उसमें क्या करेंगे? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, न्यू आइडियाज, पॉलिटिकल एडुकेशन और अवेयरनेस फैलाना। मैंने बताया जैसे महंगाई बढ़ गई, या किसी के बारे में एडुकेट करना है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बताना है लोगों को, या किसी अधिवेशन में जो सेशंस होंगे कांग्रेस के उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेस एंड लिटरेचर। फिर आता है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट। देखिए, ब्रिटिशर्स जो आए थे वो बेसिकली इस आइडियोलॉजी के साथ आए थे, इस विचारधारा के साथ आए थे कि वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया आर बार्बरिक इन नेचर, ईस्ट आर बार्बरिक इन नेचर। यानी इंडिया के लोग हैं वो क्या है? बार्बरिक है, अनसिविलाइज पीपल है, और हमारा मिशन क्या है? इनको सिविलाइज करना। तो दे केम विद मिशन ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। दैट इज व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी। ये थ्योरी है कि व्हाइट मेंस बर्डन, कि जो इंग्लिश पीपल है उनको गॉड ने has provided a duty that you have to go to the places where people are barbaric, people are uncivilized, so you should go there and civilizing them। क्योंकि यहाँ पे एक मिडिवल सिस्टम था जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का था। वी विल इन्फ्यूज मॉडर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एटसेट्रा, रूल ऑफ लॉ। सो दे केम विद दिस थियरी। ये थ्योरी क्रिएट होती है हमेशा, एक सूडो साइंटिफिक थ्योरीज क्रिएट की जाती है कॉलोनियलिज्म के पीछे। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो कॉलोनियलिज्म के पीछे एक सॉफ्ट पावर डेवलप करने की कोशिश की जाती है, एक आइडियोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन। कभी भी कोई एक पावर होती है वो किसी दूसरी पावर पर अटैक करती है, या जैसे यूएस था, वियतनाम में क्यों अटैक कर रहा था? कि वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। इराक में क्यों कर रहा था? तो ये क्या होता है कि रियल इंटरेस्ट तो अलग होता है। जैसे ब्रिटिशर्स का क्या है? कॉलोनियल इंटरेस्ट। यूएस का इंटरेस्ट क्या था इराक वार के पीछे? कि वहां पे जो मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑयल्स हैं, वेल ऑयल्स हैं, ऑयल वेल हैं, तो वहां पे उस पर कंट्रोल करना है। वियतनाम में क्यों किया उन्होंने? तो टू प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म फ्रॉम यूएसएसआर टू वियतनाम। वियतनाम उस समय यूएसएसआर के करीब था, इसलिए। तो एक्चुअल इंटरेस्ट तो हमेशा एक जो कंट्री होता है उसका अलग होता है, लेकिन उसको एक हाइड करने के लिए, एक सॉफ्ट पावर डेवलप करने के लिए एक हिडन आइडियोलॉजी होती है, वो डेवलप करने के लिए बताया जाता है। तो ब्रिटिशर्स केम विद द आइडिया ऑफ व्हाइट मैन बर्डन। ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी मैंने आपको समझाई थी कि वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन। भाई हम तो एक्सप्लॉइटेशन करने आए ही नहीं है, हम तो आपको सिविलाइज बनाने आए हैं। ठीक है, तो ये सूडो साइंटिफिक थ्योरीज होती है जिनका कोई ओरिजिन नहीं होता, जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये इन्होंने इंडिया के पास्ट को जो बताया वो कैसा बताया कि ये अनसिविलाइज पीपल है। अनसिविलाइज इन द सेंस यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे एक सेक्शन को अलाउ नहीं किया जाता, यहाँ पे पेट्रियार्की है, ये सब उन्होंने बातें बोली। ठीक है, लेकिन इंडिया में उस समय रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च। यूरोपियन स्कॉलर्स ही थे, जैसे मैक्स मूलर हुआ, और इंडिया के स्कॉलर कौन कौन थे? आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने बताया कि जो इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी रही है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है, वी हैव ग्लोरियस पास्ट। सॉरी, ग्लोरियस पास्ट। अच्छा, मतलब एंशिएंट टाइम में इंडिया गोल्डन पीरियड में था, गुप्ता पीरियड था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन एरा था। तो फिर आप कैसे सिविलाइज करोगे आपको? भाई आपने तो बताया था कि यार हम अनसिविलाइज पीपल हैं, इनका कोई पास नहीं है। फिर इन्होंने इंडियन राइटर में जब कॉन्शियसनेस जगी, वही मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अनसिविलाइज पास्ट नहीं है हमारा, वी हैव ग्लोरियस पास्ट। तो इससे क्या डेवलप हुआ? इससे साइकोलॉजिकल बूस्ट हुआ। जैसे एक कोई व्यक्ति है जो बड़ा कमजोर इंसान है, उसको बोल दो यार तुम्हारे ग्रैंडफादर तो बड़े वो थे, अच्छी जॉब में थे, अच्छी जगह पे थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो अचानक से उसमें एक बूस्ट आ जाएगा, साइकोलॉजिकल मोरल बूस्ट आ जाएगा। हाँ, तो किसी व्यक्ति को कमजोर हो उसे अगर साइकोलॉजिकल बूस्ट देना, उसे पास्ट की बातें करिए उससे।
ठीक है, तो इससे रीडिस्कवरी हुई ऑफ इंडिया पास्ट से, तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, साइकोलॉजिकल यूनिटी भी क्रिएट हुई। दूसरी बात, एक थ्योरी आती है इंडो, जो रेशियल थ्योरी आती है, वो है कि इंडो आर्यंस बिलोंग टू सेम यूरोपियन ग्रुप, जहां से अदर नेशन डेवलप हुई यूरोप के। यानी जो यूरोपियन जो कम्युनिटी है और इंडियन कम्युनिटी है वो सेम, एक उनकी एक सेम इंसेस्टर है, इंडो आर्यंस, वहां से होता है। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि हम तो सेम ही हैं। भाई कैसे तुम अनसिविलाइज हमको बोल रहे हो? हाउ कैन यू से दैट वी आर अनसिविलाइज पीपल एंड हाउ कैन यू से दैट यू आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन? ठीक है, तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप की, कॉन्फिडेंस डेवलप किया। और जो कॉलोनियल मिथ था, कॉलोनियल मिथ क्या था? यू आर अनसिविलाइज पीपल। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल बूस्ट हुआ। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट एंड इट क्रिएटेड साइकोलॉजिकल बूस्ट। कॉन्शियसनेस थी तो मर गई थी उस समय कि वी आर नॉट इंडियन, वी आर पीपल विच नीड टू बी गवर्न्ड बाय द फॉरेन पावर टू सिविलाइज आवरसेल्फ। ये कॉन्शियसनेस थी तो सोई हुई थी। जो सोल थी नेशन की, द सोल ऑफ द नेशन वाज स्लीपिंग। So these issues we have discussed 5 or 6 created the rising, or the soul got awakened. Once the soul got awakened, you cannot keep it under the foreign power, colonial power. You cannot control it. Once the soul of nation arises or awakens, it get converted into the national movement. National movement की background की कहानी है। ठीक है, फिर जो इंडिया की सोसाइटी थी, दैट वाज डिवाइडेड सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, पेट्रियार्की। पीपल फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद एंड ऑल पीपल, ज्योतिबा फुले, दे स्टार्टेड टू क्रिएट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो इंडिया में एक सोशल इविल थी जिसने इंडिया को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो सब लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए मूवमेंट में? ब्रिंगिंग डिफरेंट सेक्शन टुगेदर। तो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट। अब इस पे एक पूरा चैप्टर है, 2 चैप्टर है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पे, बड़े बड़े चैप्टर हैं, उसको भी करेंगे डिस्कस किसी दिन बाद में। अगला पॉइंट देखते हैं, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस, ये मैंने बता दिया। तो ब्रिटिशर्स ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक इनोवेशन करे थे, तो उससे क्या हुआ कि जो अर्बन एरियाज थे जहां पे ब्रिटिश को वर्कर चाहिए थे, जो बाबूज चाहिए हुए थे, क्लर्क चाहिए थे, या उनकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग चाहिए थे, वो कौन बनेंगे? तो यहां से स्टार्ट होगा, लेबर क्लास डेवलप हो गई, मिडिल क्लास डेवलप हो गई सिटीज में। तो अर्बनाइजेशन तो हो गई भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो मिडिल क्लास होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि एग्रीकल्चर से सोसाइटी मूव करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में क्या होता है कि अर्बन एरिया में इंडस्ट्री डेवलप होती है, और इंडस्ट्री डेवलप होगी तो अर्बनाइजेशन होगा, लोग रहने लगेंगे, और अर्बनाइजेशन होगा तो मिडिल क्लास डेवलप होगी, जो पुअर नहीं है और रिच भी नहीं है। ठीक है, तो मिडिल क्लास डेवलप होगी, तो मिडिल क्लास डेवलप स्टार्ट हो गया। तो मिडिल क्लास को क्रिएट किसने किया? मिडिल क्लास को ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनको जो लिपिक चाहिए थे, क्लर्क चाहिए थे, इकोनॉमिक इनोवेशन यानी इंडस्ट्री में वर्क करने वाले। तो न्यू अर्बन मिडिल क्लास इन टाउन्स। और जब देखो मिडिल क्लास हमेशा क्या होती है, एक एडुकेटेड और अवेयर क्लास होती है, वो राइट्स जानते हैं, वो लिटरेचर्स पढ़ते हैं, और एडुकेटेड क्लास होती है ना, मैंने बताया ना अभी, उन्होंने वेस्ट का लिटरेचर पढ़ा, वेस्टर्न स्कॉलर्स पढ़े, रूसो पढ़ा, लोक पढ़ा, और इनके आइडियाज देखे। दे आल्सो विजिटेड ब्रिटेन, वहां की सोसाइटी भी देखी। तो यही होता है लीडरशिप टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमेशा जो मिडिल क्लास होती है वो एडुकेटेड अवेयर क्लास होती है, और वो हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड करती है नेशनल मूवमेंट को। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, हमेशा हर रेवोल्यूशन में यही होता है, लीडरशिप प्रोवाइड करती है, उसको विगर प्रोवाइड करती है, वो मिडिल क्लास होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी आप देख लीजिए मिडिल क्लास का रोल ज्यादा रहेगा। ये हो गया। फिर इंपैक्ट ऑफ कंटेम्पररी मूवमेंट इन द वर्ल्ड। कंटेम्पररी मूवमेंट्स हो रहे थे भाई। होता क्या है ना कि आप देख रहे हो कि यार मैं तो चलो फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री, somebody that is also not free,
बट वो क्या कर रहा है, जैसे एक व्यक्ति है वो गुलाम है, दूसरा भी गुलाम है, लेकिन ये मूवमेंट कर रहा है तो ये भी सोचेगा कि मैं क्यों नहीं करूं। तो आइडिया फ्रॉम वन कंट्री स्प्रेड टू अनदर कंट्री, ठीक है। स्पेनिश एंड पोर्टुगीज एम्पायर इन साउथ ऑफ अमेरिका रूइन, जो ब्रिटिश के कंट्रोल था वहां पे वो चला गया। ये हो गया पॉइंट। अब आता है रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर, ठीक है। अब जो लॉर्ड लिटन था, रिपन के बाद में आएगा लॉर्ड लिटन, उसका लिटन 1776 टू 1780 लिटन, वो क्या था, रेशियल एरोगेंट रूल जनरल था, गवर्नर जनरल। तो उसकी कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज थी। पहला, उन्होंने सिविल सर्विसेज की जो एज थी, मैक्सिमम एज, जो 20 ईयर से 19 ईयर कर दी। आज कितनी होती है, 32 ईयर। उस समय के जमाने में कितनी कर दी, 19 ईयर, मतलब 19 साल मैक्सिमम आप अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद भी दे नहीं सकते। अब इंडिया की एज उस टाइम पे सोसाइटी थी, उसकी मैक्सिमम एज 19 ही दे सकते हो। आज भी 32 करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को, या 30 होती है बहुत सारे एग्जाम में, उस समय 19 कर दी गई। तो पहली मैक्सिमम एज कर दी गई। फिर दूसरी बात, 1877 में ये इन्हीं के पीरियड की बातें हैं चारों, 1776 टू 1780 लिटन, ठीक है। तो वहां फेमाइन आती है 1877 में, और जब फेमाइन आती है इंडिया के काफी लोग मर जाते हैं उस समय 1877। और उस समय एक ग्रांड दिल्ली दरबार लगता है क्वीन के वेलकम के लिए। अब एक तरफ तो लोग मर रहे हैं, फेमाइन है, वहां आपको पैसा नहीं और आप ग्रांड दिल्ली दरबार लगा रहे हो। तो व्हाट मैसेज इट गिव्स टू पीपल, दैट द कॉलोनियल इंटरेस्ट एंड आवर इंटरेस्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। डिफरेंट तो है ही और कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब इनका बेनिफिट हमारा नुकसान है। इट इज जीरो सम गेन, ठीक है। तीसरी पॉलिसी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अभी मैंने बताया ना 1877 में कितने न्यूज़पेपर आ गए थे, 169। और न्यूज़पेपर के थ्रू क्या करते थे लोग, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। फिर एक आर्म्स एक्ट आता है जो भी रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी रहता है कि इंडियंस को आर्म्स एक्ट अलाउड नहीं है आर्म्स रखना। और सबसे बड़ा जो थी कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये तो चलो इसकी हो गई लिटन की। अब अपन जाते हैं 1780, 1776 टू 1780 लिटन, फिर 1780 टू 1784 रिपन। तो इसकी पॉलिसी थी इल्बर्ट बिल। तो रिपन को की पॉलिसी उतनी रेशियल नहीं थी, ही वाज मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी और एटीट्यूड टुवर्ड इंडियन। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी यही थी कि जो यूरोपियन है, यूरोपियन क्रिमिनल है, उसको ट्राई कौन करेगा, यानी यूरोपियन क्रिमिनल का जो केस आएगा तो वहां पर ब्रिटिश जज होगा या इंडियन जज होगा। तो जो इल्बर्ट बिल ये कह रहा था कि इंडिया का जो जज है वो यूरोपियन क्रिमिनल है, उसको ट्राई कर सकता है, यानी जब ट्रायल होगा तो जज इंडिया वाला भी हो सकता है। तो ये इल्बर्ट बिल था, लेकिन इसका अपोज किया गया, इसको बाद में ले लिया गया। तो ये होती है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यार रेशियल एटीट्यूड है कि भाई जब जज तो जज ही होता है, वो इंडियन हो चाहे यूके का, पर आप ये कह रहे हो कि हमको यूरोपियन है, हमको इंडियन जज कैसे हो सकता है हमारे ऊपर। तो ये रेशियल एटीट्यूड क्रिएट करता है, ठीक है। अब वापिस से देखते हैं सारे पॉइंट एक बार। पहला, कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन पॉलिसी एंड ब्रिटिश पॉलिसी, दैट इज कॉलोनियलिज्म। फिर यूनिटी क्रिएट हुई, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड लैंग्वेज यूनिटी, ठीक है। फिर आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड एजुकेशन, और उसके आता है प्रेस एंड लिटरेचर, और फिर आता है मिडिल क्लास, फिर रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट, तो साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया और कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, और कुछ रिएक्शनरी पॉलिसी। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश जो उन्होंने कंसोलिडेट करा इंडिया में, टेरिटरी डेवलप की, वहां पे रूल करने लगे, उसके रिएक्शन आने लगे इंडियंस की तरफ से। तो पहले तो वो ट्रैप में फंस गए। पहले ट्रैप क्या था, सिविलाइजिंग मिशन का ट्रैप था, ठीक है। उनको लगता था कि यार मुगल्स चले गए, चलो ये है मॉडर्न गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। अब ये ट्रैप में, लेकिन अब धीरे धीरे वो यूनिटी क्रिएट हुई, उनके माइंड क्लियर हुए, उनको थॉट डेवलप हुई, या
उनके रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, इनके रैशनल एटीट्यूड के अगेंस्ट में ब्रिटिश इंडियन सोचने लग गए यार ये गवर्नमेंट तो गलत है, देयर इंटरेस्ट एंड आवर इंटरेस्ट आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, दे कैन नॉट वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर्स। ठीक है, तो ये सब इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाता है तो इसी से तो क्या होता है कि जैसे टैगोर या अरविंदो घोष का स्टेटमेंट एक आता है कि until now the soul of nation was sleeping and Britishers due to British policies suddenly the national soul, the soul of India got awakened। अब जब सोल जिंदा हो गई, लोग अवेयर हो गए। सोल जिंदा का मतलब क्या होता है कि लोग अवेयर हो गए कि हाँ हमको गुलाम बनाया गया। पहले तो लोग मान ही नहीं रहे थे कि गुलाम है, बिकॉज अर्लियर वी वाज डिवाइडेड। तो डिवाइडेड सोसाइटी में कभी नहीं हो सकता, अब यूनिटी क्रिएट हो गई। नाउ पीपल वर रेडी फॉर नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे वो पेनिट्रेट करेगा बाकी पार्ट में, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि ये अचानक से क्यों हो गया। अब ये मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोजेज और फैक्टर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये 5 पॉइंट लिखने, 5 या 8 पॉइंट लिखने हैं आपको, उसके का डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज कोजेज एंड फैक्टर ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को पढ़िए, मोस्टली 80-90% कवर हो गया और अब एक बार आप पूरा पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। Thank you very much for watching this video. If you like my content, please like, share and subscribe the channel. Thank you.